नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म, एक्स प्राइम मिनिस्टर और PMLN के सीनियर रहनुमा जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने अपनी एक प्रेस ब्रीफिंग में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये इल्ज़ाम लगाया था कि बदर रशीद नामी जिस शख्स ने, जो PMLN का वर्कर भी रह चुका है, उसने लाहौर में नवाज़ शरीफ और PMLN के लीडरान के ख़िलाफ़ जो FIR कटाई है गद्दारी के हवाले से, बगावत के हवाले से, ये दर हकीकत PTI के मिनिस्टर्स ने करवाई है। PTI के मिनिस्टर्स को चाहिए था कि अपने नाम से ये FIR दर्ज करते। आज जो चीज़ है वो ये है कि PMLN की जो स्पोक्स पर्सन है जनाब मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब साहिबा, उन्होंने ये कहा है कि PMLN की लीडरशिप कोई प्री अरेस्ट बेल नहीं लेगी और अगर हुकूमत में हिम्मत है तो उन्हें गिरफ्तार कर लें। ताहम कल रात को लाहौर पुलिस ने अपनी एक क्लैरिफिकेशन की स्टेटमेंट इशू की है, जिसमें उनका ये कहना है कि ये FIR लाहौर की पुलिस या इंतज़ामिया ने या हुकूमत की तरफ से दर्ज नहीं की गई, बल्कि एक प्राइवेट शहरी ने ये FIR दर्ज की है और FIR दर्ज करने से कोई इसे रोक नहीं सकता। अब ये भी बात सामने आई है कि जो साबिक़ DG FIA थे बशीर मेमन साहब, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में जो उन्होंने एक ब्लॉगर को दिया है और जिसे तमाम अखबारात ने अब कैरी किया, जो एक नई इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ब्लॉगर्स के किए गए इंटरव्यूज़ को बड़े अखबारात कैरी नहीं करते, लेकिन उसे अखबारात में और टेलीविज़न में कैरी किया गया है, जिसमें उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि हाईएस्ट ऑफिस ऑफ द कंट्री ने उन्हें ये कहा था कि वो मरीम नवाज़ साहिबा के सोशल मीडिया सेल के ख़िलाफ़ एक FIR दर्ज करें, और उन्होंने दर्ज नहीं की। इसी वजह से बाद में अर्ली रिटायरमेंट पर चले गए थे। ये और इससे नथी दर्जनों सवालात मेरे सामने हैं। मुझे इस वक्त स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं जनाब डॉक्टर बाबर ऐवान साहब, जो कि एडवाइज़र हैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के पार्लियामेंट्री अफेयर्स में, पाकिस्तान के फॉरमोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट हैं, लॉ मिनिस्टर भी रह चुके हैं। मेरे साथ होंगे, तमाम इशूज़ पर बात करेंगे। बाबर साहब, वेरी वार्म वेलकम टू यू। वेलकम। बाबर साहब, आपकी हुकूमत के जो मिनिस्टर्स हैं, जैसे फवाद चौधरी साहब हमारे प्रोग्राम में अपीयर हुए और भी लोग, वो सब ये कह रहे हैं कि हमारा इस FIR से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों को शक है कि ये जो शख्स है बदर रशीद, इसको आपकी हुकूमत ने खड़ा किया है, वरना इस किस्म की FIR लाहौर की पुलिस भला कैसे दर्ज कर ले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच मोहित पीरज़ादा साहब। पहली बात तो ये है कि थोड़ा सा पर्सपेक्टिव रख के फिर मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ। जी बिल्कुल। पर्सपेक्टिव ये है कि पाकिस्तान में दो ऑर्डर्स हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के। एक ऑर्डर ये है कि नवाज शरीफ ता हयात नाअहल हैं, और दूसरा ये है कि वो मफरूर हैं, परपेचुअल वारंट एब्सकॉन्डर हैं। ही इज़ एन आउटलॉ विच इज़ एन एब्सकॉन्डर। ये दो अलग-अलग इस्तिलाहें, दोनों को मिलाएं तो पता लगता है कि ये बहुत बड़ा मुजरिम जो उसको ये कहा जा सकता है, जिसके खिलाफ जुर्म साबित होने की जजमेंट आ जाए, ऐसे नहीं कहा जा सकता। अंडर ट्रायल उसको कहते हैं कि इज़ फेवरेट चाइल्ड ऑफ द लॉ, और जब तक जुर्म साबित ना हो, ये जुर्म साबित हो चुका है, इनकी हैसियत ये है। जब उनको अदालतों ने वापस बुलाना शुरू किया तो मुख्तलिफ साजिशी थेरियाँ सामने आना शुरू हो गई। उनमें से एक साजिशी थेरी ये थी कि इमरान खान साहब ये सारे पर्चे करवा रहे हैं, हालांकि हुआ ये सारे पर्चे कौन से, एक ही पर्चा? नहीं, मैं नवाज शरीफ की बात कर रहा हूँ। एक ही पर्चा ना इस वक्त? नहीं, ये पर्चा नहीं ना, सिर्फ जितने भी पिछले पर्चे हुए हैं, आप जिनको रेफरेंसेस कहते हैं, वो सारे के सारे वो कहते हैं जी कि जितनी भी हमारे खिलाफ कार्रवाई हुई। हालांकि फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ कि बहसियत प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ ने ख़त लिखा उस वक्त के चीफ जस्टिस साहब को कि पनामा पे आप तहकीकात कर लें। बिल्कुल सही। उन्होंने फिर पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि जी ये वो सारे सबूत और ज़राए हैं जो मेरे सामने पड़े हुए हैं, जनाब स्पीकर मैं आपको पेश करता हूँ। और मेरे अब्बा जी की मेहनत की वजह से जो उन्होंने कमर बांधी थी और दुबई में से सारा उन्होंने कमाया, फिर कतरी 1 कतरी 2, ये पर्सपेक्टिव नंबर A है। अब इसका B पोर्शन है। B पोर्शन ये है कि इस वक्त वो एक भगोड़े हैं, एक मफरूर हैं, उन पे चोरी का कौमी वसाइल की इल्ज़ाम है जो साबित हो चुका है। यहाँ से वो झूठ बोल के बाहर गए हुए हैं। उन्होंने ये कहा कि मैं मर जाऊँगा अपने, उन्होंने प्लेटलेट्स का, वो शेख रशीद साहब ने उसका सही तर्जुमा किया, मुझे तो उतना नहीं मैं कर सकूँगा। और वो सारा कुछ करने के बाद जब वो वहाँ पहुँचे तो वो पता लगा कि सेहतियाब हैं और दस्तयाब हैं बाकी सारे कामों के लिए, और जिसमें पॉलिटिक्स भी शामिल है और रियासत के ख़िलाफ़ बयानियाँ भी शामिल है। अब इसमें उनको एक एस्केप रूट वो तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं कि जी एक पर्चा जो हुआ है, पर्चे के बारे में मैं पहले अपनी पोजीशन क्लियर कर दूं गवर्नमेंट की, कि गवर्नमेंट को इस तरह के पर्चे की कोई ज़रूरत ही कोई नहीं है। जिन लोगों के खिलाफ अदालती कार्रवाइयाँ हो रही हैं, गवर्नमेंट की सिर्फ इतनी ड्यूटी है कि अदालत का जो हुक्म है उसके ऊपर अमल दरामद कराए, इसलिए कि हम एग्जेक्टिव अथॉरिटी हैं, हम जुडिशल अथॉरिटी नहीं है। एक दूसरा, ये जो साजिशी थेरी आपने जिनका नाम लिया कि वो कह रहे हैं कि ये गवर्नमेंट ने करवाया और ये इमरान खान साहब ने करवाया होगा, मैं नहीं कह रहा, वो उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आपने बताया ना जी मुझे, वो सारे टीवी पे चली, मैं नहीं देख सका था। उन्होंने ये कहा कि जनाब ये इन्होंने करवा दिया। तो एक साजिशी थेरी ये भी है, वो कारकुन किसका है? कारकुन पहले इनका था, अब नहीं है।
हमारा तो कभी भी नहीं था ना पहले था, ना अभी है और ना आइंदा वो होगा। कहते हैं अब आपसे सिंपैथेटिक। अच्छा, इसके अब सिंपैथेटिक तो फिर ऐसा है ना कि सेंसरी परसेप्शन लिंक किसी को अंदर झांक सकता हो दिल के अंदर, तो सिंपैथी ढूंढ के बता सकता है। एक ही हो गया। दूसरा, जब इस तरह का कोई पर्चा होता है तो बेनिफिशियरी देखा जाता है कौन है। जब कोई बड़ी वारदात डाली जाती है ना इस तरह की बारीक, तो देखा जाता है बेनिफिशियरी कौन है, कौन फायदा उठा रहा है या फायदा उठा सकता है। वो हम नहीं है, गवर्नमेंट नहीं है। लेकिन फिर इसकी क्या वजह है कि ये जो बहुत सा मीडिया है, टेलीविजन चैनल, अखबारात है, वो इसके ऊपर तबसरा इस तरह से कर रहे हैं जैसे हुकूमत नवाज शरीफ साहब को हैरेस कर रही है, डराने की कोशिश कर रही है। आप कह रहे हैं क्या हैरेसमेंट है जी? जो भी कह रहे हैं वो गलत कह रहे हैं। क्या हैरेसमेंट गवर्नमेंट ने की है? एक अदालत है, आईनी अदालत है जिसका एहतराम करना चाहिए। अदालत ने कहा कि वो आके पेश हो जाएं। दूसरा, आपने पोर्शन जो छिड़ा था उस पर भी मैं एक कमेंट करना चाहता हूँ। आपने कहा जी, वो कहते हैं कि जी गिरफ्तार कर लो। किसी गिरफ्तारी की हुकूमत को जरूरत नहीं, हमने सिर्फ नवाज शरीफ को वापस लाना है गिरफ्तार करके। इसलिए आप अगर इतने ही बहादुर हैं, इस पर्चे के ऊपर आप अगर इतने ही बहादुर हैं तो अपने बहादुर आजम को कहें कि वो बहादुरी अजीम का मुजाहरा करते हुए वो अदालत में आके पेश हो जाए और फेस करे सारा ट्रायल जो है। बाकी दुनिया भी तो करती है। आए ना वापस। पीएमएल वाले भी तो कह रहे हैं ना कि हम अपनी प्री अरेस्ट बेल नहीं करवाएंगे, हम बड़े बहादुर। मैं इसमें नहीं पढ़ना चाहता ना, उसका सबब पता है क्या है? ये तो ऑफर कर रहे हैं अपने आप को एज डिफेंसेस ऑफ द नवाज शरीफ। हम ये नहीं करवाएंगे, हम बड़े बहादुर हैं, हम डरते कोई नहीं है। हम जिसने भी कहा मैं डरता नहीं हूं, वो बाद में पता लगा कि वो आखिरी वो था जो डरता था। असल इशू ये है कि जिसको तलब किया जा रहा है उसकी आप बात करें, आप उसको वापस लाएं। आप कहते हैं आप सारे ही बहादुर हैं, तो इतने 100 बहादुर या इतने, लेकिन इस पर्चे से तो वो आएंगे भी नहीं वापस जी। इसको तो वो कोई अहमियत नहीं देंगे इस पर्चे से। ये जो गद्दारी का पर्चा है, हमारे नजदीक तो इस पर्चे की कोई अहमियत है, ना कोई सिग्नेचर। इस पे फिर आपकी हुकूमत कोई इस पे प्रोसेस ना कोई रेलेवेंस है, ना कोई रेलेवेंस है। इतना कमेंट मेरा काफी है और हुकूमत इसकी कोई रेलेवेंस नहीं। तो इसका मतलब है कि फिर इस पर्चे पे गवर्नमेंट ओनली थिंग इज, मैंने कहा ना कि सियासी थ्योरियों में से एक थ्योरी वो थी जो मैंने बयान कर दी आपके सामने, जो लोग ये कह रहे हैं, ये भी सोशल मीडिया पे बहुत चल रहा है। अगर सोशल मीडिया की गाइडलाइंस के मुताबिक ही कोई नैरेटिव बिल्ड करना है तो फिर ये एक और नैरेटिव है कि जिसको बेनिफिट हुआ है पर्चे का या जो फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है अपने, एक ऐसा दागी जिसको अदालत ने दागी करार दिया और उसका जो दागे करप्शन है उसको कहा कि ये बिल्कुल एलिगेशन नहीं है, ये प्रूवन है। वो बागी बनने की अगर कोशिश करेगा तो हर तरह की चीज़ों के पीछे वो छुपने की कोशिश करेगा ना। सो यहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि नवाज शरीफ साहब जो है अपने खिलाफ जो करप्शन के केसेस हैं, फाइनेंशियल करप्शन के, पब्लिक ऑफिस अब्यूज़ के, उसको एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल बैटल में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं? नहीं कर सकते ना, कर तो रहे हैं। 2 सबूत है। नहीं, ये टीवी स्क्रीन को छोड़ देना, बाहर चलते हैं जरा। 2 सबूत हैं उसके। रीगल चौक की जलसी आपने देखी जो 2 दिन पहले हुआ, मिनी जलसी, तो यही लोग मीटिंग थी ना उनकी, मिनी जलसी, जिसमें उन्होंने, एक रिपोर्टर है लाहौर के, उन्होंने, मैं टीवी का नाम नहीं ले रहा, उन्होंने दिखाया बाकायदा लाइव और कहा कि आप कहते थे लाखों लोग हैं, उनके जो मुकामी रहनुमा थे, उन्होंने कहा ये साहिवाल से वफद है वकीलों को, 2 वकील थे उसमें। ये उनकी मीटिंग थी या उनका जलसा था? वो उन्होंने खुद कहा ना जी जलसा, जिसने जलसा कहा था, उन्होंने कहा अजीम शान जलसा। अच्छा, दूसरा फिर ये है कि जो पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के खिलाफ उनका नैरेटिव, उससे तवज्जो हटाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए कि उन्होंने जो कुछ कहा हुआ है वो पाकिस्तान के अवाम ने, मैं एक मिसाल उसकी भी आपको दे देता हूँ कि बाजवड़ में जो वहाँ की बार काउंसिल का एक जो बार की एक गैदरिंग थी, उसका इजलास आपने देखा, पाकिस्तान के खिलाफ लोगों ने तकरीर सुनने से इनकार कर दिया। वकील उठ के खड़े हो गए सारे, और लिटरली वहाँ से वो लोग भागे जिन्होंने एक लफ्ज़ कहने की कोशिश की थी, रियासत पाकिस्तान, पाकिस्तान की सलामती के इदारों, और यस, और पश्तो में बाजवड़ कहते हैं, और अच्छा, पश्तो में बाजवड़ कहते हैं। और ये जो दूसरा इसका पोर्शन है वो ये है कि इस वक्त जो सेंटिमेंट है पूरे पाकिस्तान के अंदर, वो अफवाज पाकिस्तान के साथ है, वो पाकिस्तान की अदलिया के साथ है, इसलिए कि अदलिया कॉन्स्टिट्यूशनल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदा कर रही है, और जो मुसल्लह अफवाज हैं पाकिस्तान की, वो तो एक, मैं कहता हूँ कि इनकी बजाय, इनके बयानों की बजाय आप उस बाप का वो स्टेटमेंट चलाएं कि जिसके बच्चे को, एक शहीद कप्तान को जब गोली लगी तो उसको बताया गया कि आपके बेटे शहीद हो गए हैं, तो उसने कहा कि जरा पता करके बताइए मुझे कि मेरे बेटे को अगर पीछे गोली लगी है तो मुझे फिर पीठ वाला वो नहीं चाहिए और उसको कहीं दफना देना। तो उन्होंने कहा कि आपको मुबारक को, बच्चे को 22 गोलियां छाती पे लगी हैं, उनके खिलाफ ये बात करते हैं। अब एक जुमला मैं आपकी इजाजत से और कह लूं। जी जी प्लीज। अब देख, विक्रम सिंह है इंडियन आर्मी चीफ, वो क्या कहता है, पाकिस्तान के अंदर और कोई लड़ाई करने की जरूरत ही कोई नहीं है, इनकी जो कोर है उस पर हमला करो, इनकी कोर पाकिस्तान की सेंटर ग्रेविटी, एक वो कहते हैं। उसके बाद जब उनके जनरल बख्शी बोलते हैं तो वो क्या कहते हैं, वो भी यही बात कहते हैं
जब उनके मेजर आर्या बोलते हैं तो वही भी यही बात रिटायर्ड मेजर है। सारे ना देखे ना, इंडियन आर्मी स्टैब्लिशमेंट बेसिकली बोल रही है ना, रियासत बोल रही है। ये सारे क्या कह रहे हैं? वही बात कह रहे हैं, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, पाकिस्तान की अदलिया, पाकिस्तान की अदलिया, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, इनको रिलीफ मिल जाता है, अदलिया बहुत लेकिन नवाज शरीफ का तो मौक़िफ़ ये है कि मैं फ़ौज के इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ नहीं बोल रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट का हुकूमत में अमल दखल नहीं होना चाहिए, इलेक्शन मैनेज नहीं होने चाहिए, इस तरह की बातें वो कह रहे कह कौन रहा है? नवाज शरीफ साहब कह रहे हैं। इतनी ना बढ़ा पाकी दामा की हिकायत, दामन को जरा देख, जरा बंदे कबा देख, ब्रिगेडियर कयूम देख, जनरल जिलानी देख, जनरल ज़ियाउल हक देख, एजाजुल हक की तकरीर देख, और उसके बाद तू इतना बहादुर शख्स है जो ये कहने की जुर्रत कर सकता है कि मुझे रात 2:30 बजे एक टेलीफोन आया था जो मैं 7 साल बाद लोगों को बता रहा हूँ। वो कौन सा कॉल? तो यही जो कहा कि मुझे, वो मेरे काउटा के हैं एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ हिम, जनरल ज़हीरुल इस्लाम, उसके बारे में जो कहा उसने अपनी गुफ्तगू में कि मुझे रात को 2:30 बजे फ़ोन किया गया कि आप रिज़ाइन कर दें। जनरल ज़हीरुल इस्लाम ने खुद फ़ोन किया था? नहीं, वो ये इल्ज़ाम जो लगा रहा है। अच्छा। दूसरा इल्ज़ाम क्या जी, मुझसे पूछे बगैर चले गए और जाके कारगिल पे, वहाँ से मैं आपको वो भी एक हिस्ट्री की मैं एक पेज आपके सामने रखना चाहता हूँ, आपके ज़रिए कौम के सामने, कि जब शहबाज शरीफ एक लाहौर के कप्तान जो शहीद हुए थे कारगिल में, उनके घर गए तो लोग इनको मारने के लिए दौड़े। इनके अपने दौरे हुकूमत की बात है। और बड़ा भाई जो था उसने फ़ोन किया अमेरिकन सदर को और उसको कहा कि मैं आपकी खिदमत में हाजिरी देना चाहता हूँ चाय पे। तो उसने कहा कि अनकंडीशनल विड्रॉल करके मेरे पास आना। ये तो ये लोग हैं, ये कहते हैं पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को ये नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये गुफ्तगू करना चाहिए, वापस आ जाओ। तुम कहते हो लोगों के बच्चों को सड़कों पे आओ और कोविड का शिकार हो जाओ, यानी 5 जिलों में हम लगाएंगे स्मार्ट लॉकडाउन और खुद 7 जिलों में हम जुलूस निकालेंगे। तुम पूरे पाकिस्तान में कहते हो लोगों को कि नहीं जी, कोविड से तो बड़ी तबाही हो सकती है, लेकिन बचने के लिए तरीका ये है कि तुम सारे इकट्ठे होकर सड़कों पे निकलो। कोई नहीं निकलेगा इनके कहने के ऊपर। मैंने 2 आपको मिसालें दी, रीगल चौक, बाजवाड़ा। ये जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का है, इसको तो हम डिस्कस करते हैं तफसील से, लेकिन पहले ये है कि एक्स जो ये क्या नाम आपने क्या लिया? डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो नो, दिस इज पाकिस्तान डीरेलिंग मूवमेंट बेसिकली। इट्स नॉट अ डेमोक्रेटिक मूवमेंट। नाम तो उन्होंने नहीं, नाम किस तरह से उन्होंने रखा है? मुझे ये बताइए कि कभी भी मौलाना साहब ने ये कहा है कि मुझे जो हाउस ऑफ कॉमन्स वाली डेमोक्रेसी पाकिस्तान में चाहिए? कभी उन्होंने कहा है? थे तो उसका वेस्टर्न डेमोक्रेसी पे कभी उन्होंने यकीन का इजहार? पार्लियामेंट का हिस्सा तो रहे हमेशा। और क्या ये इन सारे लोगों ने, पार्लियामेंट का हिस्सा तो बहुत सारे लोग रहे ना जी, पार्लियामेंट का हिस्सा की बात नहीं है। असल बात यह है कि इनके जो कायद हैं उनको, यानी ये कहते हैं कि जी हमारा तो इमाम है नवाज शरीफ, तो इमाम उन्होंने जो तब्दील किया उसकी वजह क्या है? रेंट अ क्राउड। उसकी वजह यह है कि इनकी टांगों में जान कोई नहीं है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान के खिलाफ, अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान की अदालतों के खिलाफ, पाकिस्तान के इस्तेकाम, मुस्तकबिल और स्टेबिलिटी और पाकिस्तान की इलेक्टेड गवर्नमेंट है जो पीटीआई की, उसके खिलाफ इनकी बात सुनने के लिए तैयार अच्छा, नहीं मैं इस पे फिर आता हूँ। एक चीज़ है कि अब जो अपोजिशन का मीडिया है, जो अपोजिशन की जमातें हैं, वो इस चीज़ को बहुत हवा दे रहे हैं कि एक्स जो डीजी एफआईए हैं बशीर मेमन साहब, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है एक ब्लॉगर को जो मेन स्ट्रीम हिस्सा नहीं है मीडिया का, जिसको तमाम अखबारात ने भी उठा लिया है। वो कह रहे हैं कि जी मुझे तो हाईएस्ट ऑफिस से, ये उन्होंने आइडेंटिफाई नहीं किया कि हाईएस्ट ऑफिस कौन सा था, इशारा उनका प्राइम मिनिस्टर की तरफ है कि मुझे कहा गया कि मरीम नवाज के सोशल मीडिया सेल के खिलाफ एक एफआईआर घटाई जाए और मैंने उस वक्त इनकार कर दिया था। इसको एज एन एविडेंस यूज़ किया जा रहा है कि हुकूमत की जो इंटेंशन है एफआईआर्स कटाने की, वो बड़ी देर से चली आ रही है। अब पहले एफआईआर कटाने की हिस्ट्री में बताता हूं, फिर मैं सवाल के जवाब पे आ जाता हूं। हम केस करने के लिए गए स्पेशल जज सेंटर गुलजार कायद एयरपोर्ट के पास, एक अदालती स्पेशल जज सेंटर की नवाज शरीफ साहब की हुकूमत, कराची में, पिंडी में। अच्छा ठीक। वहां एक बोरी में से आवाज आई अदालत के बोरी में मुख्तलिफ, बोरी में, यहां तक बोरी है बंदे के ऊपर, बोरी में से आवाज आई, नाम लेके वो बुला रहा है बंदा आपको जी। फारूक मेरा छोटा भाई वकील है, वो चला गया जी, वो चला गया पास। उसने पूछा, उसने कहा जी उनको कहें जाके मैं नजम सेठी हूँ। ये कब की बात है? जी नवाज शरीफ साहब की 90s वाली गवर्नमेंट, 98 प्रॉबेबली, डेट मुझे नहीं याद, लेकिन ठीक है, जब नवाज शरीफ साहब को आईबी ने उठा लिया। नवाज शरीफ साहब को नहीं, नजम सेठी को, सॉरी नजम सेठी को नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में जी इंटेलिजेंस ब्यूरो ने उठाया था उनके घर से। तो उस जमाने की मैंने बात, उठ के, जज साहब थे वो रिटायर हो गए, वो खटक साहब थे, तो बड़े नेक आदमी थे।
मैंने उनको कहा, मैंने कहा ये बोरी बोल रही है, मैं जरा आवाज़ सुन लो इनकी। कोर्ट के अंदर चूंकि मैं जा रहा था, दूसरी साइड पे उसको बिठाया हुआ था, मैं तो पकड़ा हुआ था, जो एक सिविल इंटेलिजेंस एजेंसी है, उन्होंने अपने बंदे लगाए हुए थे, उन्होंने पकड़ा हुआ था। मैं गया तो उसने कहा जी नजम सेठी को पूछ लेना, वही नजम सेठी साहब जो नवाज शरीफ साहब को आप पूछ लेना। इतना तो पता है कि उनको रियासत ने उसके खिलाफ सेडिशन की FIR की थी, और उनके कहने फिर हमने राब्ता करके किस बेसिस पे की थी? इमीडिएटली मैं उसमें नहीं जाना, मेरा मौजू ही नहीं है ना वो, मेरा मौजू और है। FIR की हिस्ट्री आप बता रहे थे, मैं वो जवाब देना चाहता हूँ। एक मैंने आपको बता दिया, हमने फिर उनकी बेगम साहबा को जुगनू मौसम जी, उन्होंने कहा जी बताएं मेरे घर को, और फिर हमने वहाँ जो सहाफ़ी थे, मैंने फारूक को कहा बड़ी ज्यादती हो रही है, तो सहाफ़ियों को बाहर जाके बताया। उस वक्त पिंडी में एक साबिर शाकिर सहाफ़ी थे, एक अयूब नासिर सहाफ़ी थे, और एक मेरे गांव के थे, वो खबरें के थे। ये किसी को पता भी नहीं था कि इस तरह से इनको लाया हुआ ये एक अब जरा दूसरे पे आप आ जाइए। बीबी मुझे बाहर से फ़ोन करती है, अल्लाह उसको बख्शे, और वो मुझे कहती हैं कि शाहीन सहबाई साहब के खिलाफ ये सेडिशन का पर्चा करने लगे। एडिटर इन चीफ थे द न्यूज़ अखबार। जी हाँ, आप ज़रा इनको डिफेंड करें। हमने फिर लीगल जो भी हो सकता था हमारे पास जो ज़राए थे वो हमने इस्तेमाल किए। दूसरी मिसाल, तीसरी मिसाल ये है कि वो शख्स जिसने बीबी की तस्वीरें, जिस पे इल्ज़ाम था मीडिया सेंटर वाला, और फिर इस वक्त भी वो भगोड़ा है, वो भी मेरी लॉ फर्म का क्लाइंट हो गया इनके उस दौर में। वो पकड़ा गया, स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद के पास वो केस आता है। मैं हुसैन हक्कानी की बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, और वहां जाके उन पे क्या केस बनाया था नवाज हुकूमत ने? यही केस था ना जी, सेडिशन जी, गद्दारी का जी। और रात को उनकी इस कदर इन्होंने मेहमान नवाजी की कि जब मैं गया तो उसने कहा कि आप मेहरबानी करके जज साहब को कहें कि मुझे जरा थोड़ा सा देख लें। तो मैंने कहा जी कि एक प्राइवेट काम करना चाहते हैं, अगर आप चाहेंगे। पहले मैंने देखा तो वी टुक ऑफ हिज शर्ट, और फिर हमने अंडर गारमेंट उन्होंने पहना था, उनकी पतलून नीचे करके क्यों किया? यहां से लेकर वहां तक वो जख्मी थे। अच्छा, तो मैंने कहा he will die. इतना मारा था उनको रात को? He will die. ये भी IB ने उठाया हुआ था उनको? नहीं, नवाज शरीफ ने उठाया था। नवाज शरीफ की गवर्नमेंट की नवाज शरीफ ने उठाया होता है, वो भी अब नवाज लेकिन अब आप अगर किसी जगह रेफरेंस फाइल होता है, आप कहते हैं गवर्नमेंट, और आप नाम लेते हैं, तो नवाज शरीफ ने उठाया होता है ना। नहीं, आप कह ही रहे हैं बाकी मैं हवालदार किसी का क्यों नाम लूं? FIR जो है, इसलिए एक तो ये हो गया। नहीं, आप क्या ही रहे हैं, मैं समझ व्यूअर्स को समझ मैं कह रहा हूँ, व्यूअर्स ये समझ लें कि इस तरह की FIR कराना नवाज शरीफ का तर्ज सियासत है, इमरान खान का तर्ज सियासत थोड़ा सा क्लियर नहीं तो कर लें। आपके कह रहे हैं कि नजम सेठी साहब के खिलाफ, हुसैन हक्कानी के खिलाफ, और उनके खिलाफ शाहीन सहबाई साहब के खिलाफ FIR हुकूमत की तरफ से दर्ज हुई थी, हुकूमती एजेंसी की तरफ से। उन प्राइवेट सहबाई साहब के खिलाफ तो मूव थी, जिसको हमने इंटरसेप्ट कर लिया। बीबी को जराए से इतला मिली, हमने इंटरसेप्ट करके लीगल स्टेप्स ले। लेकिन हुसैन हक्कानी के खिलाफ FIR किसी सरकार के इदारे ने की हुई थी। जाहिर है जी, मैं आई डोंट वांट टू रिपीट माई सेल्फ, नवाज शरीफ की हुकूमत ने की हुई थी। अच्छा। सरकारी इदारे ने और नजम सेठी की भी उन्होंने की। उठाने वाली सिविलियन इंटेलिजेंस एजेंसी थी सबको। तो खिदमत किसने की थी मेरे सामने नहीं, मैं नहीं बता सकता। इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि वही नजम सेठी साहब जो हैं वो भी नवाज शरीफ साहब को लेट हिम एक्सप्लेन हुसैन हक्कानी भी उनको लेट हिम एक्सप्लेन व्हाई। ये देखे ना, इस वक्त ये दोनों एक पेज पे हैं। इनकी हिमायत जो बैठे हुए 3-4 सहाफ़ी मुख्तलिफ, शाहीन सहबाई साहब नहीं, उनकी सपोर्ट नहीं, शाहीन सहबाई साहब की मैं बात नहीं कर रहा। आपने जो आखिरी नाम लिया है सेठी साहब का, 3-4 सहाफ़ी हैं जो पाकिस्तान से निकले हुए, पाकिस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस के खिलाफ, पाकिस्तान की स्टेबिलिटी के खिलाफ। वो जो जनरल बिक्रम और जनरल बख्शी और मेजर आर्या वाला जो नैरेटिव बिल्ड करते हैं, मैं उस ग्रुप की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, फिर वो सारे के सारे जितने भी इस तरह के पर्चे हुए, मसलन जो पिछली जितनी भी अकाउंटेबिलिटी है उसकी तारीख शुरू होती है 1996 से। ठीक, पहला 96 में ऑर्डिनेंस लेके आए प्रेसिडेंट लगारी। दूसरा उसको एक्ट बनाया नवाज शरीफ ने 97 में। उस एक्ट को 99 में इम्प्रूव किया, एक्ट वही है, इम्प्रूव किया। और नवाज शरीफ की अकाउंटेबिलिटी में उनका अपना एक सेनेटर अकाउंटेबिलिटी के ब्यूरो का एहतसाबुर रहमान, यस, सैफुर रहमान, एहतसाबुर रहमान। दूसरा क्या, नहीं, नाम सैफुर रहमान था लेकिन लोग उनको एहतसाबुर रहमान कहते थे। उसके बाद फिर क्या हुआ कि मुशर्रफ साहब ने उसको इम्प्रूव किया। पाकिस्तान में दहशत गर्दी का एंटायर टेररिज्म एक्ट 1997 एक्ट बना नवाज शरीफ के दौर में। पाकिस्तान में जो पहली मिलिट्री कोर्ट्स बनी किसी फौजी रजीम के अलावा, वो बनी नवाज शरीफ के दौर में। और शेख लियाकत हुसैन केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, कराची के 7-8 लड़के उन्होंने फांसी भी लगा दिए थे,
तो उसको फिर सेटिसाइड किया, उस कोर्ट को सेटिसाइड किया, अल्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल, बियॉन्ड द मैंडेट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, अल्ट्रा वायरीज। बेसिक पॉइंट आपका क्या है कि मेरा बेसिक पॉइंट ये है कि ये सारा जितना भी इस वक्त नाटक हो रहा है, उसके सारे के सारे अदाकार मिल के लोगों की तवज्जो अपनी पुतलियों की तरफ मबजूल कराना चाहते हैं। कहते हैं चोर को भूल जाओ, कहते हैं लूटे हुए माल को वापस ना लाओ, कहते हैं कि उनके देखे ना, एक कोर्ट ने ऑर्डर किया हुआ है उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा, कहते हैं जी रिकवरी कोई नहीं होती। कोर्ट ने ऑर्डर किया नवाज शरीफ के सारे असासे उनको कोर्ट ने फोरफीट करने का ऑर्डर किया हुआ है, उस पर भी बात करें ना, ये आए कहाँ थे। और नवाज शरीफ को किया भाई, तो हमें पता भी भूल नहीं। अच्छा, ये सारा अभी की बात, इस हफ्ते की बात है। नवाज शरीफ को ये सारा पता है। मोहित साहब, वो नवाज शरीफ कहते हैं कि मुझे पता है कि उन्होंने क्रूज की बजाय टॉम क्रूज मिसाइल भी उन्होंने बनाया हुआ है। वो उनको ये भी पता है कि उन्होंने कोई बम भी बनाया था जिसका नाम उनको नहीं आता। उनको ये पता है कि पाकिस्तान के सारे काम उन्होंने किए हैं। एक चीज वो नहीं बताते, वो आप मुझे जरा पूछ के बता दीजिएगा। काफी सारे आपके मेरे पटवा नहीं, एक सिर्फ बता दें, पार्क लेन बता दें, मेफेयर बता दें, एक ही बता दें, ठीक, एक बता, वो उनको नहीं याद रहता, ठीक। और ये सब उसको छुपाने के लिए, उस चोरी को छुपाने के लिए, मैं ब्रेक ले लूं, इदारों को अंडर प्रेशर लाने की नाकाम कोशिश है। लेकिन आप कह रहे हैं कि नाकाम है, हो सकता है वो कामयाब भी उसमें नहीं, कभी कामयाब नहीं। अच्छा, एक ब्रेक ले लें नाज़रीन, ब्रेक के बाद इस डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मुशीर जनाब डॉक्टर बाबर ऐवान, जो इससे पहले पाकिस्तान के लॉ मिनिस्टर रह चुके हैं, मेरे साथ स्टूडियोज़ में हैं, डिस्कशन आप देख रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक अगर हम सियासत पे आ जाएं तो अपोजिशन का एक बयानिया या एक नैरेटिव ये भी है कि नवाज शरीफ साहब के साथ आपकी हुकूमत ने एक पॉलिटिकल डील की, ये करने की कोशिश की, जिसमें आप लोगों की हुकूमत की ख्वाहिश ये थी कि अगर नवाज शरीफ साहब को पाकिस्तान से निकल के बीमारी के बहाने लंदन में मुकीम हो जाएं तो आपके ऊपर से प्रेशर ख़त्म हो जाएगा और आप आसानी से हुकूमत कर सकेंगे। जैसे वो कहते हैं कि जनरल मुशर्रफ ने उनसे डील इसलिए की थी ताकि वो आसानी से हुकूमत कर सकें, क्योंकि अगर नवाज शरीफ साहब यहाँ रहते जेल में तो आपके लिए हुकूमत करना मुश्किल था। दूसरी साइड देखिए, जो असली साइड है, असली साइड ये है कि नवाज शरीफ साहब, एजाजुल हक ने 2 दिन पहले कहा कि इस कदर ये बुज़दिल आदमी है कि वो जेल नहीं काट सकते। इन्होंने पहले कब जेल काटी हुई है कि वो जेल काट सकते थे? इसलिए उन्होंने झूठ बोला इदारों के साथ जो उनका इलाज करने आते थे। अब भी कल दूसरे भाई का आपने हाल देखा, वो कहता है जी कि घर से खाना आता है और उन्होंने खाना कोई निचली जगह पे मेरे यूं चमचों से मुझे खिलाया कोई नहीं। ये इनके मुतालबात होते हैं जब ये जेल में जाते हैं। कोर्ट में शिकायत जाके सुप्रीम कोर्ट में नवाज शरीफ ने की थी, जब इनको सुप्रीम कोर्ट में बुलाया गया था जनरल मुशर्रफ के दौर में, तो वहाँ जाके कहा मुझे खाना अच्छा नहीं मिलता और मुझे मक्खियाँ और मच्छर तंग करते हैं। अब शहबाज शरीफ ने वही बात की है कि जी मेरा खाना उन्होंने वहाँ रख दिया, यानी गर्म आया होगा, उन्होंने शायद चखा हो, किसी को कहा हो कि देख लो कोई मिक्स ना करके कुछ ले आए इसमें। तो ये घर के खाने के बगैर ये इनकी तो जेलें वीआईपी हैं। इस पे किसी ने कहा और बहुत ज़बरदस्त कहा, उसने कहा कि आम कैदियों की तरह एक दिन ये कैद नहीं काट सकते, सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक है, और कैद तो इन्होंने कभी काटी नहीं है। इसलिए लेकिन सारे टेस्ट तो उन्होंने खुद नहीं बनाए ना, वो प्लेटलेट के 2,500 10,000 के टेस्ट हैं, ये तो कोई उनको बना के दे रहा था ना आपकी हुकूमत में से। नहीं, हमारी हुकूमत में से नहीं। ये टेस्ट कहाँ से आ रहे हैं? वो उनका खाना कहाँ से आता था? घर से। एक खाना आप खाएंगे तो आप बीपी आपका यहाँ चला जाएगा। 3 वक्त अगर आप एक तरह का खाना खाएंगे तो आपकी शुगर यहाँ चली जाएगी। इंड्यूस भी तो होता है ना, इनटेक से इंड्यूस होती हैं चीज़ें। मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ इसलिए मैं इससे आगे नहीं जाता। असल बात ये थी कि एक अदालत ने हुक्म दिया और अदालत ने हुक्म दिया कि इनको बाहर जाने की इजाज़त दी जाए। कैबिनेट ने फैसला किया? नहीं, कैबिनेट ने बाद में फैसला किया। कैबिनेट का फैसला पहले नहीं है। नहीं, अदालत ने पहले। अदालत कैसे कह सकती है कि कन्विक्टेड? अदालत ने, जाहिर है अदालत ने जब ऑर्डर जारी किया तो कैबिनेट ने उसको इम्प्लीमेंट किया। अदालत ने तो उनको पाकिस्तान में ट्रीटमेंट के लिए जारी किया होगा, बाहर भेजने का कहा था। चलिए वो जजमेंट देख लेना, मैं अब अदालत की जजमेंट के ऊपर मैं बहस नहीं करना चाहता, लेकिन सारी दुनिया को पता है कि ये कोर्ट ऑर्डर था जिसको गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया, इसलिए कि गवर्नमेंट इस बात पे फर्मली बिलीव करती है कि पाकिस्तान की अदालतें, पाकिस्तान का निज़ाम मुकम्मल तौर पे खुद मुख्तार रहना चाहिए और उसका अदब किया जाना चाहिए, उसके फैसलों का एहतराम किया जाना चाहिए। हाँ, हमने उसके अंदर हमने अपनी तरफ से, हमारी ओपिनियन ये थी कि इनसे जिस अमाउंट की इनके खिलाफ चोरी का इल्ज़ाम है और जो कन्विक्शन है वो अमाउंट इनसे, क्योंकि जो इस तरह के केसेस होते हैं उसमें पाकिस्तान के प्रेसिडेंट्स की अक्सरियत ये कहती है कि उतनी अमाउंट का इनसे आप बेल बॉन्ड लें। ठीक है, अगर वो बेल बॉन्ड हो तो फिर हम उसको बेल बॉन्ड भी नहीं आप ले सके। हमने तो कहा था 7 अरब 40 करोड़ रुपए का, तो वो नहीं हो सका। अब ज़ाहिर कोर्ट का ऑर्डर आ गया। लेकिन शहबाज शरीफ साहब ने एक गारंटी अंडरटेकिंग तो दी हुई है।
कि मैं लिख रहा हूँ। उनके खिलाफ, वो चूंकि ऑपोजिशन लीडर हैं और एमएनए हैं, उनके खिलाफ तो मैं समझता हूँ कि रेफरेंस बन सकता है अगर कोई बनाना चाहे। किस चीज़ का? डिस्क्वालिफिकेशन का, क्योंकि उन्होंने अंडरटेकिंग सादिक और अमीन नहीं रहे ना, अब भाई को लाए ना। नहीं, लेकिन इस हद तक ही होगा, ये हुकूमत उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है, अदालत कार्रवाई कर नहीं, सकती है। अदालत तो कार्रवाई करेगी, अदालत की मर्जी है, अदालत कार्रवाई कर सकती है। अगर चाहे अदालत तो कहे कि जो देहाती जुबान में कहते हैं जामिन या दे या दिला, जामिन या पेश कर और या बुला, ठीक तो है। दोनों ने लिखी। और फिर नवाज शरीफ ने भी एक जुडिशियल अंडरटेकिंग लिख के उसी अदालत में उसने भी एक बॉन्ड दिया हुआ है ना, ठीक है। कि मैं वक्त ज़रूरत जब मुझे तलबी होगी मैं पेश हो जाऊंगा। लेकिन जो शहबाज शरीफ तो यहाँ, नवाज शरीफ तो चले बाहर हैं, लेकिन शहबाज शरीफ साहब तो यहाँ मौजूद हैं। उन्होंने एक अंडरटेकिंग दी है कोर्ट में कि मैं इनको प्रोड्यूस करूंगा, वो प्रोड्यूस नहीं करते तो कोर्ट क्या कर सकती है? यार ये बहस बड़ी दिलचस्प आपने छिड़ी कि शहबाज शरीफ साहब यहाँ मौजूद हैं। मुझे नहीं पता वो कहाँ मौजूद हैं, इसलिए कि भाई एयरपोर्ट पे मुंतजर था, भतीजी मुंतजर थी, वो लाहौर में थे, लेकिन पता नहीं कहाँ मौजूद थे, एयरपोर्ट पे नहीं पहुंच सके। ये उस वक्त की बात करें जब वो वापस आए थे इलेक्शन से पहले। अभी भी क्या हुआ है, इस तरफ बात करें, लोग क्यों नहीं बात करते? आप जजमेंट जरा दिखा दें, मेरे मोबाइल पे पड़ी है, मैं आपको अभी भेज देता हूँ। जो फाजिल जज साहिबान हैं दो, उन्होंने लिखा है कि जब हम जजमेंट अनाउंस कर रहे थे तो इनके वकला इंस्ट्रक्शन लेके अंदर आए और उन्होंने इजाज़त चाही कि पिटिशनर अपनी ज़मानत की दरख्वास्त खुद वापस लेना चाहता है। उन्होंने कहा डिसमिस, पहले लिखा अलाउड कि इजाज़त दे दी जाती है, डिसमिस एज विड्रॉन। तो वो तो खुद गिरफ्तार हो गया, इसलिए कि वो भाई के हुक्म में अब इस्तेमाल होने के लिए सड़क पे तैयार नहीं थे। एक और बात मैं आपको बताऊं, आप कंफर्म कर लें किसी से, एक भतीजा जाके लड़ा है नवाज शरीफ साहब से। भतीजा? जी। उसने कहा मेरा अब्बा अंदर है, आप क्या कर रहे हैं? भतीजा तो एक ही है बाहर, उनका सुलेमान, दूसरा तो इधर है, सलमान शहबाज ही बाहर है। तो जाहिर है अगर भतीजा ही है तो अब्बा अंदर है ना। ये वही हैं, आपको याद है कि एक ट्वीट आई थी कि जो एक ग्रेट छुड़ाने वाला ठीक शहबाज शरीफ है, जब नवाज शरीफ बाहर गए थे, आई थी ना बाहर से, ठीक आई थी ना ट्वीट। जाहिर है तो ये तो गिले भी होते हैं फिर। अच्छा, लेकिन अब जो नवाज शरीफ एक सवाल आप पूछ लें शहबाज शरीफ साहब से, या उनका कोई घर वाला जवाब दे दे, उन्होंने दरखास्त जमानत विड्रा क्यों की? मेरे जहन में दो बातें, एक मैं बता चुका हूं, आई डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम, दूसरी पे मैं चला जाता हूं। दूसरी बात उनके जहन में ये थी कि अगर मेरे खिलाफ सारा कुछ लिख दिया गया तो सोशल मीडिया पे और मेन स्ट्रीम मीडिया पे वो सारा चलेगा कि चोरी की तफसील ये, मनी लॉन्ड्रिंग यहां जहां से हुई, इतनी हुई। वो छुपाने के लिए उन्होंने मिट्टी पाओ पॉलिसी के तहत, ये दूसरी रीजन है, लेकिन अंदर जाके बैठ गए। सितंबर के पहले 10 दिन के अंदर जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ साहब का केस लगा और फिर वहाँ उनको एब्सकॉन्डर की बात हुई, उसके बाद से ऐसा लगता है कि नवाज शरीफ साहब ने कुछ ऐसी हिकमत अमली इख्तियार की है कि तमाम तर जो मीडिया की तवज्जो है वो उन्होंने अपने करप्शन केसेस से, जो ट्रेडिशनल पाकिस्तानी पॉलिटिक्स है, डेमोक्रेसी, कभी नहीं कॉन्स्टिट्यूशन, हटेगी डॉक्टर साहब, हटा दिए। नहीं हटेगी ही नहीं ना, सवाल ही नहीं है उसका। सवाल ये क्यों कहते हैं आप? मैं इसलिए कहता हूं कि अगले हफ्ते या 10 दिन बाद फिर एक अदालत में सरकार बनाम नवाज शरीफ का हरकारा बाहर निकलेगा, वो पुकारा डालेगा। ये बहस किस तरह खत्म हो सकती है? केसेस चल रहे हैं, अंडर इन्वेस्टिगेशन जिनके हैं वो भी चलते हैं, अंडर ट्रायल जिनके हैं वो भी चलते हैं, अंडर अपील हैं वो भी चलते हैं। इसलिए ये जा ही नहीं सकती कहीं बहस जब तक नवाज शरीफ साहब अपने आप को सरेंडर नहीं करते। सरेंडर करने के बाद अगला फेज शुरू हो सकता है उनकी जो लड़ाई है आईनी। वो लग रहा है आपको कि सरेंडर करेंगे? उनके पास ऑप्शन ही कोई नहीं है। एज अ लॉयर आपको कैसा लगता है? एज अ कानून मुझे तो ये भी पता है कि अंदर बहुत सीरियस मूव है गवर्नमेंट के अंदर। मैं वो इससे आगे नहीं जाना चाहता। उनको लाया जाए? जी हाँ, लाया जाए, क्यों ना लाया जाए। कैसे लाएंगे आप? ऐसे लाएंगे, आपने कैबिनेट ऑर्डर कर दो चीजें रुकावट बनती हैं। एक तो अगर कोई असाइलम सीकर हो तो जब तक उसकी असाइलम की अपीलें और सारा कुछ नहीं होता उसको नहीं लाया जा सकता। तो फिर ये जो बदर रशीद की FIR है, इसकी बेसिस पे नवाज शरीफ साहब पॉलिटिकल असाइलम ले सकते हैं बरतानिया? अच्छा नहीं, जो दूसरा है इसका एक एंगल ये हो सकता है, हाँ, वो कहेगी कि मेरे खिलाफ तो सेडिशन का चार्ज है, उसमें सजाए मौत हो सकती है। ये हो सकता है। आर्टिकल 6 में बेनिफिशियरी साजिशी थ्योरी नंबर 1 जो थी
जो अभी हमने जिस पे बात की, वो साजिशी थ्योरी फिर कामयाब होती है ना यहाँ आके। उसका प्रूफ है ये कि वो कोई ऐसी चीज़ चाह रहे थे कि जहाँ जब उनको बुलाया जाने लगे तो वो कहें जी कि ये देख लीजिए। इस तरह के गुल्लू पट लाहौर में उनके पास थोड़े, उन्होंने तो उसको भी डिसोन कर दिया था, इसको भी डिसोन कर रहे हैं जो नाम आप ले रहे हैं। नवाज शरीफ साहब बड़े ज़हीन है ना, आप लोगों के साथ खेल रहे हैं वो मसलसल। नहीं, आप देखें ना, जो विकेडनेस है उसको इंटेलेक्ट से मैं अलग रखता हूँ, और जो क्राइम है उसको मैं मनूवरिंग से अलग रखता हूँ। पूरी कौम को रखना चाहिए। जो असल इशू है इसलिए उनकी वापसी के चांसेस हैं कि वो एक कॉन्विक्ट हैं हु हैज़ टू अंडरगो, जिनको सजा पूरी करनी है। मैं सही, वो अब 70 साल के, उनको क्या इंटरेस्ट है सजा पूरी करने में? उनका कौन सा आगे फ्यूचर है ज़ाती तौर पे? वो तो सिर्फ मरियम की पॉलिटिक्स को हेल्प कर रहे हैं, वो क्यों आएंगे? आप थिंक यानी आप अगर कहें ना तो मैं सीरियसली ले लूंगा आपको। नहीं, मेरा मतलब मैं सोच रहा हूँ कि काफी हेल्प कर रहे हैं उसको पॉलिटिक्स में। पॉलिटिक्स देखें, इस मुल्क में अगर एंटायर पाकिस्तान पॉलिटिक्स चलती तो 2 लोग बड़े कामयाब होते, बहुत कामयाब होते। एक वो जिन्होंने NWFP में पाकिस्तान का रेफरेंडम लड़ा था, और दूसरे वो जिन्होंने सिंध असेंबली के फैसले के बाद भी एक देश का नारा मारा था, सिंधु देश। वो सारे कामयाब होते ना। पूछा ही नहीं कभी ने लोग इनसिग्निफिकेंट पार्टियों में शामिल हो गए, जिलों में चले गए, इतने मुख्तलिफ जगह पे जाके बैठे। पाकिस्तान में ये अल्लाह ताला की तरफ से करम है हम सब पे, और किसी की दुआ है इसको। ये किसी ने बहुत अच्छा एक नाज शरीफ का शेर कहा, वो अमेरिका में होते हैं और हैं कश्मीरी। उन्होंने कहा कि यारब मेरे मदीना सानी की खैर हो। ये मदीना जो सानी है इसके ऊपर साए हैं रहमतों के और करम के, इसलिए जहाँ जो भी उठा, आपको याद नहीं है कि आप कहते हैं जी टीवी स्क्रीन्स 3 घंटे की तकरीरें तो 2 साल पहले हम सुनने पे मजबूर थे लंदन से। कहाँ है? मैं तो फिर रुक गई ना। मैं एक मतलब आप ये समझ रहे हैं कि जो मूवमेंट तुम्हारी, इकबाल ने कहा तुम्हारी तहजीब खुद आप अपने खंजर से खुदकुशी करेगी, जो शाखे नाजुक पे बनेगा आशियां ना पाए। मैं एक ब्रेक ले लूं। बाबर इवान साहब की बातों से ऐसा लगता है कि ऑपोजिशन जिस मूवमेंट को थ्रेटन कर रही है, धमकी दे रही है जिस मूवमेंट की, उससे हुकूमत को बहुत ज़्यादा खाइफ या खौफज़दा नज़र नहीं आती। लेकिन क्यों नज़र नहीं आती, इस मज़ीद बात करते हैं ब्रेक के बाद। नाज़रीन वेलकम बैक। नाज़रीन, पाकिस्तान की सियासत में ये रीत रही है, ये तारीख रही है कि जब भी अपोजिशन की जमातें इकट्ठी हो जाती हैं, 1960s में भी यही हुआ, 1970 की दहाई में PNA की मूवमेंट थी, 1980 और 90 में फिर MRD की मूवमेंट थी। जब भी अपोजिशन की जमातें इकट्ठी होती हैं, वो ट्रेन मार्च या लॉन्ग मार्च की बात करती हैं, हुकूमतों पे दबाव पड़ता है और फिर हुकूमतें जो हैं कई दफ़ा चली भी जाती हैं। जनरल मुशर्रफ के साथ भी इसी किस्म की सिचुएशन हुई। लेकिन तहरीक इंसाफ की तमाम अपोजिशन इकट्ठी हो चुकी है। वो एक मूवमेंट की बात कर रहे हैं, जलसों की बात कर रहे हैं, लॉन्ग मार्च की बात कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत के वज़रा जो हैं इसे कोई बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं दे रहे। इसकी क्या वजह है, इस पर मज़ीद बात करते हैं डॉक्टर बाबर इवान साहब के साथ। डॉक्टर साहब, क्या वजह है कि तारीख तो यही है, जब भी मूवमेंट चली है, कभी बेनज़ीर भुट्टो ने चलाई, कभी नवाज शरीफ साहब ने चलाई, कभी वकला ने चलाई, लॉयर्स मूवमेंट है। जब मूवमेंट चलती है तो हुकूमत की कहा जाता है कि पेच जो हैं वो ढीले होने लग जाते हैं। लेकिन आपके वज़रा जो हैं, रीज़न नंबर 1, सिंध गवर्नमेंट कभी भी गवर्नमेंट की रुखसती की किसी तहरीक में शामिल नहीं हो सकती, सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए कि उनके जो वो कुछ लोग उसके बेनिफिशियल ओनर हैं, ठीक है, कुछ लोग पॉलिटिकल ओनर हैं, और कुछ लोग उनके फिर आगे उसका है। अगर पीपल्स पार्टी को ये लगे कि आपकी हुकूमत हट सकती है, एक नए इलेक्शन, सवाल ही पैदा नहीं होता। इलेक्शन लड़ने के लिए कोई भी तैयार नहीं है, उसका तो आसान रास्ता। दूसरी रीज़न ये है, इलेक्शन लड़ने के लिए क्यों तैयार नहीं है? मैं बताता हूँ ना आपको। दूसरी रीज़न ये है कि मौलाना खुद असेंबली में नहीं है, तो ही वुड लाइक एवरीबडी टू रिजाइन। वो कहेंगे सब इस्तीफ़ा दें, उन्होंने कहा भी है। कोई इनके कहने पे इस्तीफा देने के लिए तैयार नहीं। उनको पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, मौलाना को हेड बनाया गया इस मूवमेंट का। उनको पता है इस मुल्क में 22 भी एक दफ़ा इलेक्शन हुए, बाय इलेक्शन हुए 1 महीने के अंदर। तो जितने भी बाय इलेक्शन होंगे वो सारे हो जाएंगे, और वो ये इसी प्राइम मिनिस्टर, इसी गवर्नमेंट के दौर में जो इलेक्शन कमीशन है, बाय इलेक्शन होंगे। अगर वो असेंबलियां छोड़ देते, अगर असेंबलियों से विड्रॉ कर जाते हैं PMLN, तो करें ना जी। ये कहाँ लिखा हुआ है कि अगर कोई एक्स नंबर से ये लिखा हुआ है कि जी 30% से ज्यादा हो जाए या 10% से ज्यादा हो जाए तो असेंबली टूट जाएगी? नो। ये वैसे बड़ी कानूनी आप बात करें, एग्जैक्टली, आप कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट भी हैं, आप ये कह रहे हैं। मैं आइन की जुबान बोल रहा हूँ इस वक्त, पॉलिटिकल अपनी गुफ्तगू नहीं कर रहा। अगर पीपल्स पार्टी और PMLN असेंबलियों से इस्तीफा दे देते हैं तो बाय इलेक्शन हो जाएगा। बाय इलेक्शन होंगे कि इलेक्शन होगा, तो कि जनरल इलेक्शन? जनरल इलेक्शन तो अपनी टर्म पूरी करने के बाद जो होता है उसको जनरल इलेक्शन कहते हैं।
मिड टर्म गवर्नमेंट अनाउंस कर सकती है, अगर गवर्नमेंट किसी वक्त चाहे कि जी मैंने इलेक्शन कराना है, हमने नहीं कराना, हमारी पोजीशन बड़ी क्लियर, हम 5 साल पूरे करेंगे। ऑपोजिशन की कितनी स्ट्रेंथ है असेंबली के अंदर? अच्छा एक उसको छोड़िए ना, मेरा तीसरा पॉइंट रह जाएगा। तीसरा इसलिए नहीं देंगे इस्तीफा कि इनको पता है कि चोर इस कदर जोर लगाने के बावजूद भी पब्लिक में जाके अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकता। 80% के करीब लोग इनके इस वक्त उनको डिफेंड करने के लिए तैयार नहीं। आप जरा एक लिस्ट बना लें कौन कौन उनको डिफेंड करता है। बाकी पार्टी कहाँ है? बड़े बड़े लोग हैं, बाकी ओहदेदार कहाँ हैं? बड़े बड़े ओहदेदार हैं। आप चूंकि कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट है, ये थोड़ी सी वजाहत कर दें हमारे व्यूअर्स के लिए कि अगर पीपल्स पार्टी, क्या ये मुमकिन है कि नेशनल असेंबली से रिजाइन कर दे लेकिन सिंध से ना करें? ये कैसे? फिर तो उनका पॉलिटिकल सारा सिस्टम ही उनका बर्बाद हो जाएगा। नहीं, लेकिन क्या लीगली ये मुमकिन है उनके लिए कि हम कहें कि हम नेशनल असेंबली से रिजाइन कर रहे हैं? करें। मैं लेकिन प्रोविंस हम होल्ड करें। मैं कोई हिडन मशवरा भी नहीं देना चाहता, मैं सीधी बात करता हूं जो लोगों को समझ आती है। करें, कोई भी नहीं रिजाइन करेगा, ठीक, कोई भी किसी कीमत के ऊपर नहीं रिजाइन करेगा। लेकिन बात वो कर रहे हैं। अच्छा दूसरा, नहीं, मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने चंद दिन पहले अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात की। वो भी अपने अब्बा की तरह नहीं है ना जी पार्लियामेंट में, वो तो बात करेंगे। शहबाज कर रहे हैं ये बात, मैं रिजाइन करूंगा। उनके बेटे जो बाहर बैठे हुए एब्सकॉन्डर हैं वो ये बात कर रहे हैं, यहाँ जो बेटे बैठे हुए वो ये बात कर रहे हैं, उनके समधी जो एब्सकॉन्डर हैं यहाँ बैठे हुए वो बात कर रहे हैं। नहीं कर रहे ना, इसलिए नहीं कर रहे कि वो जलसों की बात कर रहे हैं। अच्छा जलसे क्या? जलसे इमरान खान से बड़े जलसे किसने इस मुल्क में? 18 अक्टूबर को जो कराची का जलसा हो रहा है, फिर पेशावर में हो रहा है। 18 अक्टूबर को तो और हवाले से वहाँ 18 अक्टूबर के सानहे के हवाले से जलसा होता है। अगर ये इतना ही होता तो देखे ना, जितने जलसे होंगे आप सारे देखें। लॉन्ग मार्च की भी बात करिए ऑपोजिशन जनवरी से। देखिए जलसा, लॉन्ग मार्च, जुलूस पिछले साल ये ट्राई कर चुके हैं, अब लोग इनको यकीन करने के लिए तैयार नहीं कोई बाहर निकलेगा। वो भी क्राउड, रेंट अ क्राउड इकट्ठा किया जाए, एक ही तरह के लोग हों, एक ही तबका ख्याल के लोग हों, तो लोग पहचान लेते हैं दूसरे। मौलाना को इसीलिए बनाया ना मूवमेंट का हेड, कि मौलाना कराची में भी क्राउड इकट्ठा करेंगे और पेशावर में भी इकट्ठा करेंगे और बाकी जगह भी करेंगे। तो आप इसको अहमियत नहीं देते? नहीं, इसको कौम अहमियत नहीं देती, हम किस लिए दें? हम तो कौम की नुमाइंदगी करते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन रह ना जाए प्लीज। बिलावल भुट्टो ने बड़ा सख्त एक ट्वीट किया है, उन्होंने कहा कि बंडल आइलैंड और ये जो आइलैंड्स हैं सिंध के, उनको जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस के जरिए आपकी हुकूमत हथिया रही है, ये ऐसा ही है जैसे मोदी कश्मीर में एक्शन कर रहा है। इसकी क्या कानूनी है? आई एम वेरी सॉरी टू से कि इस तरह की बात नहीं करना चाहिए। मोदी गासिब है, 9 लाख फौज लेके वहाँ पे वो मकबूजा जो भारतीय मकबूजा कश्मीर है उसके अंदर चढ़ा हुआ है, और वो अक़वाम मुत्तहिदा में मसला है जहाँ पे नेहरू गया था, हम नहीं गए थे, और वो कोई इक्वेशन है ही नहीं, ये नहीं करनी चाहिए थी। ये हॉन्ट करती हैं इस तरह की चीज़ें फिर सदियों तक बंदे को। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ लीगली आपको कि जो ये हमारी वहाँ पे जो पोर्ट्स अथॉरिटी है उसकी मलकियत है सारे जितने आइलैंड। जी हाँ जी, उसमें बंडल भी शामिल है, एक और भी आइलैंड है, एक और भी है। वो दूसरा ये कि 1 महीना पहले तकरीबन इन्होंने खुद एनओसी दिया था, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, ठीक है, कि हमें भी कोई एतराज़ नहीं है। और ये गुफ्तगू 6 महीने उन्होंने लटकाए रखी, 6 महीने पहले वरना। और तीसरी बात ये है कि वो अब गैर आबाद इलाका है उसको आबाद करने लगे हैं प्राइम मिनिस्टर, और वो इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक नया दुबई होगा, वो एक नया शारजा होगा, वो आपको एक नया कुवैत मिलेगा। छोटा सा लीगल इशू है ना कि प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस क्यों इशू करना पड़ गया फेडरेशन को, अगर वो फेडरेशन की मलकियत है? अथॉरिटी एरिया जो भी है उसके 2 तरीके, जब आप अथॉरिटी, अब बंडल आइलैंड अथॉरिटी है एंड साथ दूसरा है, तो अथॉरिटी जो भी आप बनाते हैं, या आप जाएंगे अगर पार्लियामेंट बैठी हुई हो तो एक्ट ऑफ पार्लियामेंट पास करेंगे, अगर नहीं बैठी हो तो आर्टिकल 89 के नीचे आप चले जाएंगे, और सदर को ये इख्तियार हासिल है। अमेरिकन सदर नहीं वहाँ बैठ के वो भी ऑर्डिनेंस कर रहे होते हैं, सारी दुनिया के कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी प्रोविजन है। There is absolutely no illegality or impropriety. So प्रेसिडेंट ने जो ऑर्डिनेंस इशू किया है वो दर हकीकत एक अथॉरिटी बनाने के लिए किया है। जी वही किया ना उन्होंने, वही किया उन्होंने जो बिल्कुल लीगल है, और बड़ी मेहनत की है हमारे जो आबी वसाइल के वजीर हैं उन्होंने भी, और जो इदारे हैं जो उस शहर को इंशाल्लाह आबाद करेंगे। ये इनको तो पता ही नहीं है अपनी तारीख के, इस तरह का एक समंदर में कोई चीज़ भुट्टो साहब ने भी बनाने की कोशिश की। इनको तो खुश होना चाहिए, इन्होंने खुद बदीन में शहर अनाउंस किया था जो नहीं बच सका। एक आखिरी बिल्कुल छोटा सा पार्ट, आपने कहा ना कि नवाज शरीफ साहब को आना पड़ेगा, कॉन्फ्लिक्ट है। चंद दिन पहले मोहतरमा मरियम नवाज साहबा ने भी कहा है कि नवाज शरीफ साहब आ जाएंगे वापस, ऐसे उन्होंने कहा है। ये डेट मांग लें, कब आ जाएंगे?
तारीख दे दें। नहीं, वो खुद आएंगे या आप लेकर आएंगे? नहीं तो ज़ाहिर है अगर हम लाएंगे तो टिकट तो गवर्नमेंट के खाते में जाएगा ना। वो अपने टिकट पे अगर आना चाहे तो हमें कोई एतराज़ नहीं, आना उनको पड़ेगा। जो मर्जी कर लें, ना उनकी चोरी छुप सकती है, ना इदारे डिस्क्रेडिट हो सकते हैं, ना पाकिस्तान में जमहूरियत डिरेल हो सकती है, और ना ही इस टर्म में कोई ख़राबी आएगी जो चल रही है इंशाअल्लाह अज़ीज़। जो उनकी नीयतें इंडिया को पाकिस्तान पे नैरेटिव के ज़रिए से हावी करने की हैं वो नाकाम हो गई हैं पहले ही। पब्लिक में उनकी कोई सेल नहीं हो सकी जिस तरीके से ये कह रहे थे, सिवाय उन चेहरों के अपनी पार्टी के लोग इनका इस मामले में साथ नहीं देते। और उसका सबूत पिछला जो फेटिफ रिलेटेड हमने किया था ज्वाइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। इस महीने फेटिफ ने फैसला करना है पाकिस्तान के स्टेटस पे अक्टूबर में। उसकी स्टेजेस हैं, किसी वक्त फिर मैं आपको समझा सकता, मैंने ब्रीफिंग्स ली हैं। अब उसकी स्टेजेस हैं कि हम पे से क्या क्या हटेगा, ये इन्होंने रखा हुआ था ना। 2017 मजीद बात करेंगे, वक्त हमारा 19 में बिल्कुल हमारा ख़त्म हो गया। डॉक्टर बाबर अवान साहब मुशीर बराए पार्लिमानी अफूर प्राइम मिनिस्टर के मुशीर हैं, पहले पाकिस्तान के वज़ीर कानून रह चुके हैं। हमें इस डिस्कशन में ज्वाइन किया, डिस्कशन आप देखी, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन फिर आपसे मुलाकात होती है, बहुत शुक्रिया।